Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about an ear disorder that is otosclerosis. So, what is the definition of otosclerosis? Otosclerosis, or we can say hardening of the ear, results from the formation of an abnormal spongy bone like bone growth along the stapes in the middle ear. So, आप ये फोटो देखो. नॉर्मली क्या होता है, हमारा मिडल ईयर में 3 बोन्स होते हैं ना. वी हैव 3 बोन्स, जिसमें से जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो स्टेपीज होती है. तो जो स्टेपीज का काम क्या होता है, स्टेपीज से जब हमारा एक्सटर्नल ईयर से वाइब्रेशन आती है, एक्सटर्नल ईयर से वाइब्रेशन आई तो स्टेपीज क्या करती है, वाइब्रेट करती है एंड इनको जो हमारी साउंड वेव्स है उनको ट्रांसमिट करते हैं टू द इनर ईयर. ठीक है, ये होता है नॉर्मली. बट ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ओटोस्क्लेरोसिस में जो स्टेपीज है या फिर स्टेपीज का फुट प्लेट है उस पर एक एबनॉर्मल स्पॉन्जी बोन ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी साउंड वेव्स हमारी आएंगी तो जो स्टेपीज है वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगी. अब वाइब्रेट नहीं कर पाई तो जो साउंड वेव्स है उनको मिडल ईयर से वो इनर ईयर तक ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी और हियरिंग नहीं हो पाएगी, है ना. क्लियर. सो डेफिनेशन क्लियर है. ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, स्टेपीज के साइड में एबनॉर्मल स्पॉन्जी बोन का ग्रोथ हो जाता है जिसकी वजह से आपका हियरिंग अफेक्ट करता है. क्लियर. सी, with the new bone growth, the stapes become immobile and prevent transmission as sound vibration into the ear. स्टेपीज का वाइब्रेशन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एबनॉर्मल बोन का ग्रोथ है, जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स है वो आपके मिडल ईयर से इनर ईयर तक नहीं पहुँच पाएंगी और हेयरिंग प्रॉपर नहीं होगी. क्लियर. लीडिंग टू कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, जिससे क्या हो जाएगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा. क्लियर. आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. सो ओटोस्क्लेरोसिस का यूजुअली 2 क्लास में डिवाइड किया है. फर्स्ट है क्लिनिकल एंड सेकंड है हिस्टोलॉजिकल. एंड क्लिनिकल भी हमारा डिवाइड है इनटू 3 पार्ट्स, स्टेपिडियल, कोक्लियर एंड द मिक्स टाइप. सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज. फर्स्ट आता है हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस. हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलते, डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स ड्यूरिंग लाइफ, कि पूरा लाइफ टाइम में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे. ठीक है. बट ये जो हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस कब रिलीव होगा, एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम. क्लियर. कि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन है, सिम्टम्स नहीं है, ये सिर्फ तभी हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं जब पेशेंट का पोस्टमार्टम होता है. क्लियर. नेक्स्ट टाइप है क्लिनिकल ओटोस्क्लेरोसिस. एज द नेम सजेस्ट, क्लिनिकल मीन्स वहाँ पे आपको सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. ये हमें 3 टाइप का मिलता है. फर्स्ट है स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस, सेकंड है कोक्लियर एंड द मिक्स टाइप. अब स्टेपिडियल में क्या होता है, द ओटोस्क्लेरोसिस फोकस में प्रोड्यूस एंकाइलोसिस ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. एंकाइलोसिस का मतलब होता है स्टिफनेस, एबनॉर्मल स्टिफनेस, or we can say immobile. As the name suggests, स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस है तो इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टेपीज बोन है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, इमोबाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं कर पाते. ठीक है. देन कोक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस में क्या है, द ओटोस्क्लेरोटिक प्रोसेस एनक्रोचेस अपॉन द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ. अब ओटोस्क्लेरोसिस कहाँ तक पहुँच गया, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ तक पहुँच गया और जिसकी वजह से क्या होता है, सेंसोरी न्यूरल डेफनेस. नेक्स्ट है मिक्स टाइप. मिक्स टाइप में क्या है, आपका स्टेपिडियल भी प्रेजेंट होगा प्लस आपका कोक्लियर भी प्रेजेंट होगा. ठीक है. ओटोस्क्लेरोसिस को बोथ फिक्सेशन ऑफ द स्टेपीज, स्टेपिडियल ओटोस्क्लेरोसिस होगा एज वेल एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेब्रिंथ, सो दैट देयर आर मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होगा पेशेंट को. क्लियर है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेज. सो कॉजेज में है, फर्स्ट आता है जेनेटिक फैक्टर, कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोई फैमिली हिस्ट्री है, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, सो देर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस कंडीशन. देन नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन, या फिर पेशेंट को हिस्ट्री है मीजल्स की, कभी मीजल्स हुआ पेशेंट को, या फिर अदर ईयर कंडीशंस है जिसकी वजह से ये कंडीशन आया है. एंड मेनली इट अकर्स इन मेन देन वुमेन.
मेन में ज़्यादा अकरेंस होता है। देन प्रेग्नेंट फीमेल में, अगर कोई है प्रेग्नेंट फीमेल तो उसमें जल्दी हेयरिंग लॉस होता है फ्रॉम ओटोस्क्लेरोसिस एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजिक। सो पैथोफिजियोलॉजी क्या है ओटोस्क्लेरोसिस की? सो वेन एवर देयर इज एन सम etiological factors, so due to some etiological factors, etiological factors की वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल बोन है डेट इज स्टेपीज के पास जो नॉर्मल बोन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड रिप्लेस्ड बाय वस्कुलर स्पंज ऑस्टियोइड टिश्यू। ठीक है, और वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? वस्कुलर स्पॉन्जी बोन से। अब वहाँ पे जो बोन है वो थिक हो जाएगी और लेस वस्कुलर। ठीक है, जो अब बहुत ज़्यादा थिक हो गई, सी यहाँ पे ज़्यादा थिक हो गई तो वो क्या कर देगा, फिक्स कर देगा स्टेपीज को और इमोबाइल कर देगा स्टेपीज को, तो वो वाइब्रेट नहीं हो पाएगी, वाइब्रेशन नहीं हो पाएगी स्टेपीज की। सो अगर वाइब्रेशन नहीं हो पाए स्टेपीज बोन की इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव, कंडक्टिव डेफनेस हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन नहीं हो पाई तो कंडक्टिव डेफनेस हो गया। अगर ये स्टेपीज से फुट प्लेट पे अगर स्प्रेड हो गया तो वो अफेक्ट करेगा लेब्रिंथ को, और लेब्रिंथ से अगर अफेक्ट हो गया तो देयर विल बी सेंसरी न्यूरल डेफनेस। क्लियर है पैथोफिजियोलॉजी? सो अगर आपने डिजीज कंडीशन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली तो यू कैन राइट द पैथोफिजियोलॉजी। Next is stages of otosclerosis. So there are mainly two stages. The first stage is early spongiotic phase and second is late, or we can say sclerotic phase. तो हमारा अर्ली स्पॉन्जियोटिक फेज में क्या होता है, जो ओस्टियोसाइटिक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन डेवलप्स अ स्पॉन्जी अपीयरेंस, इट कॉजेज वस्कुलर डायलेशन ऑफ बोन सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स. This can be seen grossly as red hue behind the tympanic membrane. So early spongiotic में क्या होगा, आपको जो tympanic membrane के वहाँ पे red hue दिखेगा, जिस साइन को हम बोलते हैं स्वार्ट्जे साइन, और वी कैन से फ्लैमिंगो पिंक ब्लश. क्लियर. नेक्स्ट आता है लेट और स्क्लेरोटिक फेज में क्या होगा, डेंस स्क्लेरोटिक बोन फॉर्म्स इन द एरियाज ऑफ प्रीवियस रिजॉर्प्शन, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, और वहाँ पे और ज़्यादा स्क्लेरोटिक बोन फॉर्म होगी जहाँ पे प्रीवियस रीअब्जॉर्प्शन हुआ है. क्लियर स्टेजेस. द नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पेशेंट को होगा हेयरिंग लॉस विच इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव है, बाईलेटरल है, एसिमेट्रिक है. ठीक है, मोस्टली क्या होता है 1 ईयर इफेक्ट होता है, 1 ईयर ज़्यादा इफेक्ट होगा, और बोथ ईयर कैन बी इफेक्ट, बोथ ईयर कैन अफेक्ट, मतलब मोस्टली तो 1 होता है लेकिन दोनों ईयर भी अफेक्ट हो सकते हैं. देन पेशेंट को डिजीनेस फील होगी, टिनिटस, रिंगिंग या फिर बजिंग साउंड सुनेंगी, पेशेंट को रोरिंग साउंड, बजिंग द ईयर, वर्टिगो मतलब बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी. देन पेशेंट कैन हैव द हेडेक एंड ईयर एक. क्लियर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. सो सबसे पहले जब भी डॉक्टर आपके हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री में लेंगे फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, कि प्रीवियसली तो कोई नहीं थी, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं था, ठीक है, उन सब के बारे में पूछेंगे. नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में आप ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करेंगे, बोथ वेबर्स टेस्ट करेंगे, वेबर्स टेस्ट एंड रिनेस टेस्ट करेंगे टू असेस द हियरिंग ऑफ द पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करेंगे टू असेस द हियरिंग लॉस. देन टिम्पैनोसेंटेसिस, फ्लूइड रिमूव करेंगे मिडल ईयर से और उसको कल्चर के लिए भेजेंगे. देन पेशेंट को CT स्कैन और MRI करवा सकते हैं. देन मल्टीपल एक्सरेज, ठीक है. Then audiography to assess the hearing loss. So these all can be investigations which can be done in the otosclerosis. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में आपको जनरल मेजर्स क्या बताने हैं पेशेंट को. अवॉइडेंस ऑफ नॉइस फुल एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे ज़्यादा नॉइस है वो एनवायरनमेंट आपको अवॉइड करना है. साइड लाइन पोजीशन में लेटना है. देन कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन्स, जो भी मेडिसिन आपको प्रोवाइड है वो कंटिन्यूस अप्लाई करना है. देन हाई प्रोटीन डाइट लेना है. सो दीज आर द जनरल मेजर्स जो आपको पेशेंट को बताने हैं. देन व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कैसे करना है.
सोडियम फ्लोराइड देना विद विटामिन डी एंड विद कैल्शियम कार्बोनेट। इसका काम क्या होता है? टू रिटार्ड द बोन रीअब्जॉर्प्शन एंड एनकरेज कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन लीजन्स। ठीक है, डोसेज हम देते हैं 20 to 120 mg पर डे। एंड एग्जाम्पल इसमें मेनली है फ्लोरिकल। फ्लोरिकल में फ्लोराइड होता है हमारा 3.75 mg एंड कैल्शियम है 145 mg। ठीक है, इसको हम TDS यूज़ कर सकते हैं इन अ पेशेंट। ये क्या करेगी? एनकरेज करेगी कि कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन लीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं इसमें? मेनली सर्जिकल मैनेजमेंट ही होता है, अदरवाइज आप यहाँ पे हियरिंग एड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड हियरिंग एड्स। ठीक है, अगर हियरिंग एड्स प्रोवाइड नहीं करने हैं तो अदरवाइज यू कैन गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास आती है स्टेपिडक्टमी। स्टेपिडोडक्टमी क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्क्लेरोटिक स्टेपीज, foot placed of stapes or complete removal of stapes and the implant with prosthesis to maintain the suitable conduction. See, स्टेपिडेक्टमी में क्या होता है? जो आपका बोन था ना स्टेपीज या फिर इसका फुट प्लेट, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस पूरे पार्ट को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम एक प्रोस्थेसिस लगा देंगे। ये प्रोस्थेसिस ताकि क्या करेगा? ये जो हमारे मिडल ईयर्स के बोन है ना, ये प्रोस्थेसिस उन सबको वाइब्रेट कराएगा। ठीक है, स्टेपीज़ को अगर हमने सिर्फ फुट प्लेट निकाले तो वो स्टेपीज़ को वाइब्रेट कराएगा, जिसकी वजह से जो हमारी साउंड वेव्स है वो एक्सटर्नल ईयर से, मिडल ईयर से और फिर इनर ईयर तक जा सके और हियरिंग प्रॉपर हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्टेपिडोटॉमी। ये मॉडर्न सर्जरी है। इसमें क्या करते हैं? इट इज़ परफॉर्म बाय ड्रिलिंग अ स्मॉल होल इन द स्टेपीज फुट प्लेट विद माइक्रो ड्रिल और लेजर। जो हमारे फुट प्लेट है स्टेपीज का, उसमें क्या करेंगे? ड्रिल से स्मॉल होल करेंगे एंड द इंसर्शन ऑफ पिस्टन लाइक प्रोस्थेसिस, और फिर प्रोस्थेसिस लगा देंगे। काम वही है, बस इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक स्मॉल होल से ये काम हो रहा है। ठीक है, स्टेपीज इज रिप्लेस्ड विद टाइटेनियम प्रोस्थेसिस। सी, ऐसे प्रोस्थेसिस होते हैं, ये जो आप इधर देख सकते हो। ठीक है, ये प्रोस्थेसिस है। ये क्या कराएगा? ये इन बोन को वाइब्रेट कराएगा, जिसकी वजह से साउंड वेव्स ट्रांसमिट हो जाएगी टू द इनर ईयर और आपका हियरिंग कंजर्व रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे फिक्सेशन हुआ फुट प्लेट का, तो यहाँ पे प्रोस्थेसिस लगा दिया। क्लियर? देन कुछ फेनिस्ट्रेशन सर्जरीज भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं? कंप्लीट रिमूवल कर देते हैं स्टेपीज का और प्रोस्थेसिस इंसर्शन कर देंगे। क्लियर है सर्जिकल मैनेजमेंट? नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या करना है? पोस्ट ऑपरेटिवली कि पेशेंट का सर्जरी हो गया, उसके बाद आपको पेशेंट को क्या टीच करना है। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट में एक्सपीरियंस डिजीनेस, नोजिया और वॉमिटिंग। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग ये सब हो सकता है, और पेशेंट को निस्टैग्मस हो सकता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन पेरिलम फ्लूइड। तो उन सब के लिए आपको क्या टीच करना है कि सडन मूवमेंट्स डिक्रीज़ करना है। कि आप लेटे हो तो एकदम से खड़े नहीं होना है ना, तो सडन मूवमेंट्स जो भी हैं वो डिक्रीज़ करना है। नेक्स्ट है एक्शन सच एज कफिंग, स्नीजिंग, लिफ्टिंग, बेंडिंग एंड स्ट्रेनिंग शुड बी मिनिमाइज्ड। जितना हो सकता है वो मिनिमाइज करना है। डू नॉट ट्राई टू गेट आउट ऑफ बेड विदाउट असिस्टेंस, क्योंकि पेशेंट को क्या है उस टाइम पे निस्टैग्मस हो रहा है या फिर पेशेंट को हो सकता है वर्टिगो हो जाए। ठीक है, तो पेशेंट को हमेशा बोलना है कि हमेशा असिस्टेंस लेके ही बेड से उठना, अकेले नहीं उठना। क्लियर? क्योंकि चांस है कि पेशेंट फॉल कर जाए। नेक्स्ट आता है टेक मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कॉप अप विद वर्टिगो। ठीक है, तो इसमें भी आप यही टीच कर सकते हो। तो जब भी आप बेड से उठ रहे हो, ठीक है, तो हमेशा पहले साइड लाइन पोजीशन लो। साइड लाइन पोजीशन लेके आप पहले बैठो, फिर खड़े हो, है ना, ताकि जिससे वर्टिगो के चांसेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे। देन इफ देयर इज एनी फीवर, पेन या फिर ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर, यू हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली टू द डॉक्टर। देन इफ द पेशेंट नीड्स टू कफ और ब्लो द नोज, लीव द माउथ ओपन टू हेल्प रिड्यूस द प्रेशर। देखो, वैसे तो हमें पेशेंट को बोलना है कि कफिंग, स्नीजिंग ये सब जो एक्टिविटीज़ है वो मिनिमाइज करना है, लेकिन स्टिल अगर पेशेंट को कफ हो रहा है या पेशेंट को नोज ब्लो करना है तो यू हैव टू टीच द पेशेंट कि जो अपना माउथ है वो ओपन करके रखना है ताकि जो प्रेशर है वो कम हो। ठीक है, देन अवॉइड द क्राउड वेयर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में भी प्रेजेंट, क्योंकि क्या होता है जब भी पेशेंट को ENT सर्जरीज होती है तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, तो क्राउड से दूर रहना है। देन अवॉइड हाई एलिवेशन और फ्लाइंग।
क्योंकि आपने भी देखा होगा जब फ्लाइट्स में बैठते तो पेशेंट को क्या होता है, एयर पेन होता है, तो हाई एलिवेशंस पे प्लेसेस पे जाना है या फिर फ्लाइंग अवॉइड करना है। क्लियर? नर्सिंग मैनेजमेंट क्लियर है? आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। अगर आपको एक बार डेफिनेशन क्लियर हो गया सो यू कैन राइट द होल दिस डिजीज कंडीशन बाय योर सेल्फ। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? पेशेंट को कंप्लीट डेफनेस हो सकता है। अगर हेयरिंग लॉस है, आपने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिलाया तो पेशेंट कैन लैंड अप इनटू द कंप्लीट डेफनेस। देन नर्व डैमेज हो सकता है। देन इन्फेक्शंस like respiratory infections can be there, dizziness, pain or blood clot in the ear after surgery. So these are the complications. So this much is the topic. I hope this topic is clear to you. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? First we have discussed about the definition. इसमें क्या होता है डेफिनेशन में कि जो स्टेपीज़ है उस पर एक एबनॉर्मल स्पॉन्जी बोन का ग्रोथ हो जाता है जिसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, हिस्टोलॉजिकल एंड द क्लिनिकल, देन कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, द स्टेजेस ऑफ फोटोस्क्लेरोसिस, clinical manifestation, diagnostic evaluations and the management, surgical management and the nursing management, complications. So if you like the video, please like, share, comment and subscribe the channel, and if you have any doubt, please write down in the comment section. Thank you so much.